तो मोदी जी अब माफी मांगते ही फिर रहे हैं। देखिए मोदी जी तो बाबू की तरह, बाबू नहीं था छोटा सा बच्चा बाबू बाबू, मोदी जी तो बाबू की तरह। मोदी जी को पता ही नहीं रहता वो क्या कहते हैं। मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन बताया, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, मुसलमानों को कहा कि मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। और जो कांग्रेस दम्बरे गठबंधन 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 गठबंधन, अरे तुम्हारे तो सारे गठबंधन बीजेपी के साथ कर रहे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई गठबंधन। कि ये केजरीवाल आरएसएस के छोटा रिचार्ज है, पढ़ा लिखा रिचार्ज है, और आगे जाकर देखना ये मोदी जी से ज्यादा घातक होगा और देश के लिए ज्यादा घातक होगा। जितने भी मुसलमानों के दंगे करवाए सब कांग्रेस ने करवाए, बाबरी मस्जिद शहीद कांग्रेस ने करवाई। बीजेपी तो सिर्फ फीते काटने, बीजेपी तो मलाई खाई। सारी मुसलमानों को आज बर्बाद करने वाली है वो कांग्रेस है। आपको पता कन्हैया कुमार, ये कन्हैया कुमार वही है जिसने उमर खालिद को जेल कराई। कांग्रेस ने कहा फिक्र मत करो, हमारे पास एक बेवकूफ वोटर बैंक है जिसका नाम है मुसलमान, हमें तुम्हें मुसलमान सिस्टम तुम्हें खड़ा करेंगे और हमें उम्मीद है कि मियां साहब तुम्हें भी ढोएंगे और तुम्हें जितवाएंगे, और उसके बाद तुम हजारों हजार जितने भी उमर खालिद जैसी सोच वाले लड़के होंगे उनको जेल में डलवाना। अगर तुम्हारे वोट से इस तरह के गद्दार, तुम्हारे दुश्मन देश के गद्दार पार्लियामेंट में जाते हैं तो उसके गुनहगार तुम हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली में एक नैरेटिव बनाया गया है 25 मई भाजपा गई, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में तमाम 7 सीटों पर सभी प्रत्याशियों के भविष्य तय किए जाएंगे। और आपको अगर चांदनी चौक सीट की बात करें तो बड़ी सीट मानी जाती है, और कांग्रेस के तरफ से जेपी अग्रवाल है तो वही भाजपा की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल है, और उनको टक्कर देने के लिए मैदान में है एमएन रिजवी आजाद समाज पार्टी से। पहला सवाल यह है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? और चांदनी चौक सीट से जैसे आप खड़ी हैं, बहुत बड़ी सीट मानी जाती है, किस तरीके से तैयारियां हैं आपकी? देखिए मैं स्टार्टिंग यहीं से करूंगी कि एमएन रिजवी को जैसे आपने सब तरफ देखा होगा, तो मेरी तो एक शेर के साथ ही शुरुआत करूंगी कि नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करती जा, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करती जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। ये मेरे फादर मेरे लिए बोलते थे जब मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच काम करती थी और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था, तो मैं पापा से कहती थी पापा मैंने ऐसा करा फिर भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो पापा कहते थे तुम मकान बनाना मत छोड़ो, इतने लगातार तुम प्रयास करते रहो कि बिजली जो है वो गिरते गिरते खुद बेजार हो जाए, तुम्हारा मकान जो है बहुत अच्छी कंडीशन में बनकर तैयार हो जाए। आपने कहा कि जैसे एक अग्रवाल साहब खड़े हुए हैं, खंडेलवाल खड़े हुए हैं। चांदनी चौक एक ऐसी सीट है मुसलमान भाइयों, मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, मेरे भटके हुए मुसलमान भाइयों, मेरे वो मुसलमान भाइयों जो दम भर रहे हैं कि हम कांग्रेस की कोख से पैदा हुए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चांदनी चौक एक ऐसी सीट है जहां पर 40% मुसलमान है, 35% दलित है, 75% अपना वोट होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, बीजेपी को तो छोड़िए, बीजेपी को तो आप ये कहते हैं ना मुसलमानों की दुश्मन है, दलितों की दुश्मन है, देश की दुश्मन है, उस पार्टी को तो हम एक तरफ रख देते हैं। जब ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टी अडबंधन की गठबंधन की बात करती है तो क्या इनको मुसलमान नजर नहीं आया? मुसलमान को यहाँ हाशिए पर रख दिया गया, और हर बार अग्रवाल और खंडेलवाल ही क्यों, हर दफा बनिए ही क्यों? जब मुसलमान की सीट है तो यहाँ पर फिर मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं? क्या कांग्रेस के पास मुसलमान कैंडिडेट नहीं थे? इतने बड़े बड़े दिग्गज नाम है कांग्रेस के पास, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे परवेज हाशमी हो, चाहे वो चौधरी मतीन साहब हो, और भी बड़े दिग्गज नाम है। क्या उनको टिकट नहीं दिया जा सकता था? या कोई एक महिला, पूरे दिल्ली में 1.5 करोड़ की आबादी, 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को एक ढंग की महिला नजर नहीं आई जिसको महिला को ये यहाँ का टिकट दे देते एमपी का। तो ये जो ड्रामेबाजी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कांग्रेस को भी देख रही हूँ, खंडेलवाल को भी देख रही हूँ। खंडेलवाल साहब तो कह रहे हैं हम तो जी बीजेपी की लहर में निकल जाएंगे, तो कोई यहाँ पर कोई, मैंने देख रही हूँ चांदनी चौक में लगातार मैं मेहनत कर रही हूँ ना, तो मुझे कोई खंडेलवाल साहब का कोई यहाँ पर काम नजर आ रहा है या उनके कोई कार्यकर्ता, कुछ नहीं नजर आ रहा। उनको तो बीजेपी की लहर में निकलना है। अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि सबसे बेवकूफ कौम जो मुसलमान है वो हमें मोदी से डर कर वोट दे देगी, मुसलमान हमारी जेब में है। तो मैं तो ये कहती हूं कि एक ऐसी पार्टी, एक दलितों की पार्टी, एएसपी चंद्रशेखर भैया की पार्टी, जिन्होंने एक मुस्लिम और महिला पर यकीन बनाया और मुझे चांदनी चौक के लिए टिकट दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी टिकट है जो एमएन रिजवी को दिया गया। तो मैं तो यहाँ पर पूरी मेहनत कर रही हूँ और इस उम्मीद पे मेहनत कर रही हूँ कि जो सोए हुए मुसलमान हैं, जो सोए हुए दलित हैं, जो वाकई चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। चांदनी चौक में इतनी सारे डेवलपमेंट की बात होती है, हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त कर दिया, दुनिया में हमारी धूम
धूम मच रही है। चले मेरे साथ केजरीवाल साहब, आपको दिखाती हूँ ईदगाह का स्कूल जब से सन 47 के बाद से आज तक वो टेंट हाउस में चल रहा है। तो कौन सा डेवलपमेंट की बात करते हैं। रही बात यहाँ पर कांग्रेस की लगातार यहाँ पर हुकूमत रही है, कोई डेवलपमेंट है। आप चांदनी चौक में जाकर देखिए, चांदनी चौक में कोई भी सरकारी कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई वहां पर इस तरह का कोई एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है, बस स्टैंड नहीं है जिन पे शेड लगे हो, कोई अच्छा स्कूल नहीं है। लड़कियों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है कि वहां पर कुछ जाकर वो स्किल कोर्स कर सकें। लेकिन इनको पता है कि मुसलमान बहुत बेवकूफ़ है, मुसलमान को हम टिकट दे ना दे ये हमें वोट जरूर देगा, बीजेपी के डर से हमें वोट देगा। आखिर वजह क्या है? आप बेवकूफ बता रही हैं, लेकिन कोई तो वजह होगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को जमीन पर देखते हैं, वो हर बार चाहे दलित हो मुसलमान हो, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर फाइट करते हैं। बावजूद उसके मुसलमान जो है कांग्रेस के साथ है, टिकट नहीं दी जा रही है, उतने सपोर्ट नहीं मिलते बावजूद कांग्रेस के समर्थन में जाती है। केजरीवाल के लिए मुसलमान लड़ रहा है, लेकिन जो है आजाद समाज पार्टी बीएसपी के लिए नहीं आ रहे हैं। देखिए ये चंद्रशेखर भैया थे, जब एनआरसी शुरू हुआ था तो यही मुसलमान चंद्रशेखर भैया को कंधों पे उठाए फिर रहे थे। आप ये देखिए कि केजरीवाल दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया जाता है, मुसलमानों ने इसको माफ नहीं करा, यही वजह है कि मुसलमान वोट इससे चिटका। आप देखिए केजरीवाल वही है जिसने मरकज़े निजामुद्दीन को कोरोना वायरस का सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया। बाकायदा जब केजरीवाल और इनकी सरकार कोरोना के डेटा देती थी तो कहती थी मरकज़े निजामुद्दीन के जमाती इतने केस हैं। ये वही केजरीवाल है अभी 5-6 महीने पहले दिल्ली के तमाम मदारिस पर, तमाम मसाजिद पर, तमाम इमाम बाड़ों पर आप ये देखिए कि जितने भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है पुरानी उनको तोड़ा गया, कब्रिस्तानों को उजाड़ा गया। तब तो कांग्रेस इनको कोस रही थी, गठबंधन नहीं होता, कांग्रेस कोस रही थी, मुंह भर भर के कोस रही थी, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल चोर, केजरीवाल यूं। अब जब गठबंधन हो गया तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। तो मुसलमानों को ये वाली बात समझनी चाहिए कि केजरीवाल तुम्हारे कितने दोस्त थे या कांग्रेस तुम्हारी कितनी बड़ी दोस्त है। चांदनी चौक में मैंने जब सर्वे करा तो चांदनी चौक के बहुत सारे मुसलमान ये कह रहे हैं कि जो अग्रवाल है ये वही अग्रवाल है जब 92 में यहाँ पर एमपी थे तो मुसलमानों को मारने काटने के लिए इन्होंने असलहा बांटा था, तीर त्रिशूल तलवार बांटी थी। और इनकी गाड़ी जो उस वक्त शायद स्ट्रीम थी, जब पुलिस ने पकड़ा था तो पूरी गाड़ी असला से भरी हुई थी जो मुसलमानों को काटने के लिए बांट रहे थे जब बाबरी मस्जिद के दंगे हो रहे थे। तो मुसलमानों कौन से तुम ख्वाब में खरगोश में हो। मैं ये नहीं कह रही, मैं पॉलिटिकल मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो डंडा और झंडा डोर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्राउंड पे गई हूँ, सारे मुसलमान जितने भी गरीब मुसलमान हैं, मेरे जैसे गरीब मुसलमान हैं, मेरी पार्टी गरीब है, चंद्रशेखर भैया की पार्टी एसपी गरीब है, जैसी गरीब अहमद निज़वी किराए के मकान में रहती है ऐसी पार्टी भी गरीब है। हम ज़मीनी लोग हैं, हम आंदोलनकारी हैं, हम एक सड़क पर काम करने वाले और हम सड़क से संसद तक आपकी आवाज़ लेकर जाना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ऊपर वाला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। मेरी फ़ैन फॉलोइंग अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल है, बहुत लोग जानते हैं। और 10 साल से जितना मैंने काम करा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो कर्नाटक हिजाब प्रोटेस्ट हो, चाहे किसान मूवमेंट हो, चाहे दिल्ली का ये जो तमाम ये एनआरसी वगैरह चला था, चाहे वो पहलवानों, हर जगह मैं पहुंची और आवाज़ उठाई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला और जो लोग मेरे साथ हैं वो मुझे वोट देंगे। और मैं अपना 40% वोट आपके चैनल से चांदनी चौक के लोगों से कहने आई हूँ कि 25 तारीख में ज़रूर जाइएगा। केतली का निशान है, बैलेट नंबर 18 है, आप उसको ज़रूर दबाइएगा क्योंकि चांदनी चौक में 40% वोट है तुम्हारा, 35% दलितों का वोट है, 75% हमारे पास वोट है। अगर इस वोट का सही इस्तेमाल करा तो इस बार एक सीट चांदनी चौक में एक मुसलमान और दलित के कॉम्बिनेशन से आपके खाते में जा सकती है। जो लगातार सड़क पर आपकी आवाज उठा रहे हैं वो संसद में भी आपकी आवाजें उठाएंगे। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी बात कर रही है, कांग्रेस ने हमारे लिए पहले भी काम किया है, हम कांग्रेस के साथ हैं। देखिए मुसलमान, मुझे लग रहा है सिर्फ वो पॉलिटिकल मुसलमान होंगे जो आपसे बात कर रहे होंगे, जो झंडे डंडे ढो रहे होंगे, या जो कांग्रेस के एक तरह के कांग्रेस की कोख से पैदा हुआ होगा मुसलमान। वैसे सारे मुसलमान इनके साथ नहीं है। कांग्रेस ने बहुत खूब जबरदस्त करा काम। कांग्रेस ने इन 75 सालों में जितना मुसलमानों का बर्बाद करा, टाडा बाडा साडा, सीए, एनआरसी, और आप ये देखिए बाबरी मस्जिद को शहीद करना, हाशिमपुरा कांड, मलियाना बाग, जलियाना, जितने भी मुसलमानों के दंगे करवाए सब कांग्रेस ने करवाए। बाबरी मस्जिद शहीद कांग्रेस ने करवाई, ताले कांग्रेस के जमाने में खोले गए। बीजेपी तो सिर्फ फीते काटने, बीजेपी तो मलाई खाई। सारी मुसलमानों को आज बर्बाद करने वाली है वो कांग्रेस है। तमाम रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस ने खत्म करे। और अभी भी सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस ने जिस तरह
5 से 6 स्टेटों में मुसलमानों को एक टिकट नहीं दिया। हिंदुस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन होगा, पहली बार सन 2024 एक ऐसा इलेक्शन होगा जो संसद में सबसे कम मुसलमान पहुंचेंगे, कांग्रेस की कृपा की वजह से, आप देखिए गठबंधन की कृपा की वजह से, और खुद ये उस सीट पे जाकर लड़ते हैं जहां पर इनको पता है मुसलमान, वायनाड से राहुल गांधी जी लड़ने जा रहे हैं, इनको पता है वहां 50-60% मुस्लिम वोट है, वहां मुस्लिम लीग इनको लड़ा रही है, तो खुद तो तुम सेफ सीट पर जाते हो। और मेरे भाई और बहनों, हाँ तुम्हें बताती चलूं, आपको पता कन्हैया कुमार, ये कन्हैया कुमार वही है जिसने उमर खालिद को जेल कराई। जब उमर खालिद मूवमेंट कर रहे थे, जिस उमर खालिद को केजरीवाल ने जेल में डाला ये कह के कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उमर खालिद ने लगाए थे, उस मूवमेंट में कन्हैया कुमार भी था, और कन्हैया कुमार ने हर बार मना करा कि मैं उमर खालिद को नहीं पहचानता हूं। तो वाह, बहुत जबरदस्त बात है, मुसलमान तुम्हारी वजह से जेल में सड़ रहा है। उमर खालिद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद, 1 घंटे के लिए उसको पैरोल पे नहीं छोड़ा गया। और कन्हैया कुमार इतना चालाक आदमी है कि अब जिस इलाके से वो लड़ा, वहां भी मियां साहब का तुम्हें वोट चाहिए। जिस इलाके से ये पूर्वी दिल्ली से लड़ रहा है, वहां पर 25% मुसलमान का वोट है। मुसलमान बड़े ढोई पर, हमारा खलीफा में मिल गया, हमारा खलीफा में मिल गया। तो कोई बात नहीं, बिहार में तो इसको, ये तो चाइनीज एजेंट था ना, लाल सलाम वाला था, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी में था, उस कम्युनिस्ट पार्टी में था जो चाइना वाली थी। तो कन्हैया कुमार तो चाइनीज एजेंट था। लालू प्रसाद इसके लात मार के भगा दिया कि हम इसको टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा फिक्र मत करो, हमारे पास एक बेवकूफ वोटर बैंक है जिसका नाम है मुसलमान, हमें तुम्हें मुसलमान सिस्टम तुम्हें खड़ा करेंगे, और हमें उम्मीद है कि मियां साहब तुम्हें भी ढोएंगे और तुम्हें जितवाएंगे, और उसके बाद तुम हजारों हजार जितने भी उमर खालिद जैसी सोच वाले लड़के होंगे उनको जेल में डलवाना। आप बार बार मुसलमानों को बेवकूफ कह रही हैं, क्या समझा जाए, ये प्यार वाला गुस्सा है या किसी बात की चिढ़ निकाल रही है? देखिए प्यार वाला गुस्सा है। आप देखिए, आपको पता है खुला दुश्मन है। अगर मेरे बेटे को कोई जेल करवाता है, मुझे पता है कि उमर खालिद मेरा भाई है, उमर खालिद के साथ मैंने बहुत सारे CA NRC में बहुत सारी स्पीचेस मेरी उमर खालिद साहब के साथ हुई कि उमर खालिद स्पीच दे रहे थे, मेरा नंबर था, अगली स्पीकर मैं थी। मैं उमर खालिद को पर्सनली जानती, बहुत अच्छा लड़का है। आज कन्हैया कुमार की वजह से वो जेल में है, 1 घंटे की उसको 4 साल में पैरोल नहीं मिली। किसकी वजह से? कन्हैया कुमार की वजह। और मुसलमान फिर भी कह रहे हैं कन्हैया कुमार हमारा खलीफा है, कन्हैया कुमार को हम लेके जाएंगे। अरे मुसलमानों, मेरे गयूर मुसलमानों, मेरे बेहिस मुसलमानों, जबान का इस्तेमाल करो, अपनी तंजीमें बनाओ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो कर सकते हो, कम से कम अपनी क़यादत को मजबूत करो और कहो कि जहां पर मुसलमान मजबूत है वहां पर मुस्लिम को तो टिकट दिया जाए, या उन लोगों को तुम प्रमोट करोगे कि जिनकी वजह से तुम्हारे भाई जेल में सड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी का मुसलमान पार्षद था, वो भी जेल में पड़ा, ताहिर हुसैन जेल में पड़ा है क्योंकि वो मुसलमान थे, मुस्तफा से जीता हुआ पार्षद। इसने, केजरीवाल ने हाथ के हाथ जेल में डाल दिया था, उसके लिए भी कन्हैया कुमार के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि वो मियां साहब थे। उमर खालिद के लिए कोई आवाज नहीं निकली, उसको पहचानता था क्योंकि वो मियां साहब थे। लेकिन मियां साहब से दुश्मनी भी, मियां साहब को जेल भी करवाएंगे और मियां साहब का वोट खाकर पार्लियामेंट में भी जाएंगे। तो इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं हो सकती। तुम समझो अपने कि तुम्हारे साथ क्या, इससे अच्छा वोट मत डालो ना यार, नोटा पे डालो, वोट डालने मत जाओ। अगर तुम्हारे वोट से इस तरह के गद्दार, तुम्हारे दुश्मन, देश के गद्दार पार्लियामेंट में जाते हैं तो उसके गुनहगार तुम हो। उमर खालिद भी तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा, कोई मुसलमान तुम्हें माफ नहीं करेगा, दिल्ली दंगे तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम्हें मरकज निजामुद्दीन माफ नहीं करेगा, तुम्हें बाबरी मस्जिद माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को जो खुले दुश्मन उनको ढोए पूरा गठबंधन 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 गठबंधन, क्या गठबंधन? चोर चोर मोसेरे भाई गठबंधन। आप केजरीवाल को बार बार मुस्लिम विरोधी बता रही हैं, और जब जेल हुआ था केजरीवाल के, उस वक्त हाल फिलहाल में ही NRC का मुद्दा चल रहा था, CA का मुद्दा चल रहा था, और केजरीवाल हर छोटी से छोटी बात पर और हर रोज 2-4 वीडियो बना के बता रहे थे कि CA मुसलमानों के लिए घातक है। उसके बाद उनकी जेल हुई, लोगों ने कहा कि देखो CA पर बोल रहा था, इसको जेल भेज दिया, जबकि आप उन्हें मुस्लिम विरोधी बता रही है और वो लगातार CA का विरोध कर रहे थे। केजरीवाल ने तो ये कहा था कि अगर दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं शाहीन बाग यूं 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 चुटकियों में हटा देता। ये केजरीवाल का स्टेटमेंट था। केजरीवाल ने कहा था कि CA NRC एक गलत
मूवमेंट है और मैं नहीं चाहता कि ये मूवमेंट हो। और जिस वक्त CNRC चल रहा था, सन 2019 के इलेक्शन थे और बेवकूफ़ मेरी बहनें, सीधी सादी मेरी मुसलमान बहनें रोज़े रख रही थी। उस वक्त जब जामिया पर गोली चली थी तब मेरा एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था। मैंने कहा था कि ये केजरीवाल RSS के छोटा रिचार्ज है, पढ़ा लिखा रिचार्ज है और आगे जाकर देखना ये मोदी जी से ज़्यादा घातक होगा और देश के लिए ज़्यादा घातक होगा। अभी आप देखिए किस तरह उन्होंने शराब के घोटाले करे, अभी जेल गए। अब आप ये बताइए ना कि मेरे भोले भाले मुसलमानों, मेरे भोले भाले देशवासियों, इन्होंने सब जगह तो गठबंधन कर लिया। इन्होंने पंजाब में तो गठबंधन नहीं करा कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस की जो कंपेनिंग होगी पंजाब जाके सोचो, कांग्रेस कह रही होगी केजरीवाल चोर है, केजरीवाल कह रहा होगा राहुल गांधी चोर है। किस तरह की कंपेन होगी? क्योंकि वहां तो तुमने गठबंधन नहीं करा। तो समझो कि देश किस तरफ जा रहा है। और जो कांग्रेस दम्बर है गठबंधन गठबंधन गठबंधन, अरे तुम्हारे तो सारे गठबंधन बीजेपी के साथ कर रहे हैं। अगर वाकई कांग्रेस में दम है, खम है और वाकई गठबंधन करती है, तुम्हारे 100 सांसद जो बीजेपी में, पहले उनके घर वापसी करा लो, उनको घर वापस लेकर आ जाओ। तुम्हारे रोजाना बड़े बड़े दिग्गज नेता जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी लवली आ रहा है, कभी लवली जा रहा है, कभी लवली आ रहा है, कभी लवली जा रहा है, कभी गौरव वल्ला जा रहा है, कभी ये वल्ला जा रहा है, कभी वो ढल्ला जा रहा है। तो जब तुम अपनी पार्टी को संगठित नहीं कर सकते तो तुम देश को संगठित करोगे? नहीं करेंगे, सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे, जैसे कि ये जो चुनाव है उससे संविधान की लड़ाई बताई जा रही है, लोकतंत्र की लड़ाई बताई जा रही है, हलवा है। दोनों तरफ से ये बातें कही जा रही कि संविधान को हम बचाएंगे, हम एक संविधान को एक खरोच नहीं आने देंगे, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, संविधान से डरा, संविधान हलवा है क्या? मतलब भीमराव अंबेडकर का संविधान ना हो गया, कोई क्या नाम है मौसमी आम हो गया, कोई भी छील के खाएगा और गुठली फेंक कर चला जाएगा? मौसमी आम है क्या? कोई भी आएगा चूसे कर काट के चला जाएगा? अगर 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, बदल दिया संविधान। 75 साल में कांग्रेस थी, बदल दिया संविधान। हिम्मत है किसी माँ ने इतना दूध पिलाया कि संविधान को खत्म कर दें? हिम्मत है? उसी संविधान की तो कस्में खा कर आते हैं। लेकिन मुसलमानों को, दलितों को संविधान का डरावा देते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान ही हो जाएगा। ना संविधान बदला था, ना संविधान बदलने की किसी में ताकत है। उसी दिन देखना कि जिस दिन यहाँ पर संविधान बदलने की बात हुई तो यहाँ पर मारकाट मच जाएगी। पूरा हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जो है, जो गठबंधन में नहीं है, गठबंधन में पार्टियां जनता नहीं है, वो मारकाट शुरू कर देगी अपने संविधान के लिए। क्योंकि कोई भी संविधान हो, हर मुल्क के लिए वो पवित्र किताब की तरह होती है। जैसे मैं मुसलमान हूं, मेरा पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है, इसी तरह देश का पवित्र ग्रंथ जो होता है वो संविधान है। तो इस तरह तो कोई संविधान नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, इसका ड्रावा देके आपको बेवकूफ जरूर बनाया जा रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे, संविधान खा जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सबसे ज्यादा घोटाले तो कांग्रेस ने भी करे थे। कॉमनवेल्थ गेम तो हमारे सामने थे, किस कदर घोटाले हुए थे। लेकिन ये कहिए कि अब बीजेपी के जो घोटाले वो मंजर आम पे आ जाते हैं, कांग्रेस के घोटाले मंजर आम पे नहीं आए। आप कांग्रेस के, मैं तो खुद लगातार कह रही हूँ कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? ओवैसी साहब की पार्टी में क्यों नहीं आते? ममता की पार्टी में क्यों नहीं जाते? अखिलेश की पार्टी में क्यों नहीं जाते? चंद्रशेखर को मजबूत क्यों नहीं करते? मायावती जी को मजबूत क्यों नहीं करते? चंद्रशेखर एक ऐसी शख्सियत का नाम जो एक लगातार मूवमेंट कर रहा है, आपके लिए लड़ रहे हैं। वो संसद में जाके मजबूत अगर आप करेंगे तो जरूर आपकी तमाम परेशानियों का हल होगा। भाई, हम लोग आंदोलनकारी हैं। अगर एक बंदा लगातार आवाज उठा रहा है, एक बंदी लगातार आवाज उठा रही है, तो आपको नहीं लगता जो सड़क पे आपके लिए आवाज उठा रही है, जो सड़क पे आपके लिए केस कर रही है, अगर वो संसद में जाएगी तो आपके लिए क्या क्या कर सकता है और वो पार्टी क्या क्या करेगी? अच्छा, आज का ही एक बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप लोग कहते हैं कि वो हेट स्पीच देते हैं, हिंदू मुसलमान करके सत्ता में है। वो कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने हेट स्पीच दिया, हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ की, मैं सार्वजनिक जीवन जीने के लायक नहीं रहूँगा। मेरे कई ऐसे मुसलमान दोस्त हैं, मुसलमान घरों के बीच रहे हैं, तो मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, ये मेरा संकल्प है। देखिए, मोदी जी तो बाबू की तरह, बाबू नहीं था छोटा सा बच्चा, बाबू बाबू, मोदी जी तो बाबू की तरह। मोदी जी को पता ही नहीं रहता वो क्या कहते हैं। देखिए, जब हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की जो एक बाउंडेशन है, 60 साल में रिटायर हो जाता है। 60 साल कहते हैं ना, सठिया गया, 60 साल के बाद इंसान सठिया जाता है। तो एक बात बताइए, जिस देश में 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, हर फील्ड में, चाहे फौज हो, चाहे टीचिंग लाइन हो, चाहे दूसरी लाइन, हर फील्ड में 60 साल के बाद रिटायरमेंट है। तो देश का नीति में नहीं है। क्यों नहीं है?
मतलब सठियाए हुए लोग राजनीति में मतलब सत्ता चला सकते हैं। 60 साल का आदमी पढ़ा तो सकता नहीं, लेकिन 75 साल का आदमी देश चला सकता है। तो उनको नहीं पता बेचारे, वो तो बौला जाते हैं। अब उन्होंने देखा, अभी मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन बताया, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, मुसलमानों को कहा कि मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। तो जब इन पर चारों तरफ से लगा कि मोदी जी को इन्होंने, इनकी IT सेल ने कहा कि भैया बाबूजी आप माई दे के बोलाया मत करो, सोच समझ के बोला करो। तो उनको लगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, देश का जो 40 करोड़ मुसलमान है मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हर तरफ से इन पर सलावतें पड़ी, चाहे अरब ममालिक को, चाहे हर तरफ से इन पर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वायरल हुए कि इन्होंने मुसलमानों को ऐसा बोला। तो मोदी जी ने, मैंने कहा ना बाबू हैं, छोटे से बच्चे हैं, बुढ़ा बच्चा एक समान। तो मिसाल आपने सुनी होगी कि जो बुढ़ा होता है और बच्चा होता है, इनकी IQ लेवल बिल्कुल बराबर हो जाता है। जैसे बच्चों को कुछ नहीं पता कहाँ लात मारनी है, कहाँ बैठना है, क्या बोलना है, तो बच्चा और जो बुढ़ा होता है वो राजा समान होते हैं, उनकी ज़िंदगी राजाओं जैसी होती है। कहीं भी खा लो, जब भूख लगे खाना खा लो, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी सूसू कर दो, कहीं भी पॉटी कर दो। तो वही वाला है। तो मोदी जी को नहीं पता कि किस वक्त कहाँ पर किस तरह बात करनी है। वो जहाँ पर देखते हैं कि मंच लगा हुआ है, देखते पब्लिक है, तो बौला जाते हैं। तो बेचारे जज्बात में आके मुसलमानों के खिलाफ बोल तो गए। जब इतना प्रेशर पड़ा तो मोदी जी अब माफ़ी मांगते ही फिर हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, हमने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। तो ये ऐमन रिजवी हैं, चांदनी चौक से मैदान में खड़ी है और जो है जोरदार टक्कर दे रही हैं और जनता को, जो जनता भटक रही है उसे समझा रही हैं, प्यार से फटकार भी रही हैं। अब इस पूरी बातचीत पर और उनकी बात से आप कितने सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।